नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियां नामक पुस्तक से श्री आशुतोष मित्र जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियां। इससे पहले भी हम उनकी कुछ स्मृतियां सुन चुके हैं। वह आगे बता रहे हैं कि माँ के चाचा नील माधव बहुत दिनों से दमे के रोग से पीड़ित थे। कभी वे ठीक रहते तो कभी रोग में वृद्धि हो जाती। इस समय उसी के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ रखा था। विभिन्न चिकित्सालयों से भी बीमारी दूर नहीं हुई। धीरे धीरे उनका अंतिम समय आ गया। मां ने स्वयं उनकी बड़ी सेवा की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंतिम दिन सुबह से ही मृत्यु के लक्षण उनके चेहरे पर झलक उठे। शरीर में बारंबार ऐंठन होने लगी। हम लोगों के बारंबार कहने पर मां बीच बीच में जाकर ठाकुर की पूजा भोग आदि कर आईं। पर वे चाचा को छोड़कर हटना नहीं चाहती थीं। उन्हीं के पास बैठी पूछती रहीं, अब कैसा देख रहे हो? हम लोगों का एक ही उत्तर था, लगता है ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। हम लोगों का उत्तर सत्य नहीं था, केवल झूठी बातों से उन्हें भुलावा देना मात्र था। क्रमशः मां के भोजन का समय हुआ, पर वे खाना नहीं चाहती थीं। पुनः भुलावा देकर उन्हें भेजा गया, पर उधर वे गईं और इधर चाचा ने परलोक गमन किया। उस समय चाचा के पास मेरे सिवाय एक स्त्री भक्त भी थी। उनसे मां के भोजन कर लेने तक धैर्य धारण करने का अनुरोध करने पर वे मां का भोजन जरूरी समझकर चुप रहीं। मैंने उनसे यह भी कहा, मां की काली मूर्ति को केवल डकैत पिता ने ही देखा था, ऐसा नहीं है। आज हम लोगों को भी देखना पड़ेगा। खड्ग यदि मेरे सिर पर गिरता है तो गिरे। इतनी बात कहते न कहते मां जैसे तैसे कुछ खाकर चली आई। हमें चुपचाप सिर झुकाए देखकर वे सब समझ गईं। बोली, तो क्या चाचा नहीं रहे? मां की पहले की सौम्य मूर्ति चली गई। दोनों नेत्र मानो स्थिर होकर बाहर निकल आए। मैं सिर झुकाए रहा। वे बोलती रहीं, वह राख पात खाने के लिए मुझे क्यों भेजा? खाना ही क्या बड़ा काम था? चाचा को एक बार अंतिम समय देख भी नहीं सकी। इतना कहकर वे कांपते हुए उच्च स्वर में रोने लगीं। इस बीच वे स्त्री भक्त चली गई थीं। मैं एकाकी सिर झुकाए बैठा रहा। वे खूब भर्त्सना करती रहीं, पर मेरे कानों में कुछ भी नहीं घुसा। उस समय मुझे केवल उनके खड्ग की प्रतीक्षा थी और बीच बीच में मैं उस अपूर्व मूर्ति को देख लेता था। पर न जाने क्यों वह मूर्ति अंतर्धान हो गई और वही पहले की सौम्य मूर्ति प्रकट हुई। वे रोते हुए बोली, बेटा आशु, जरा चाचा के पास बैठो, मैं आती हूं। यह कहकर वे अपने कमरे में गईं। लौटकर शव के मस्तक तथा छाती पर हाथ रखकर जप किया और दोनों स्थानों पर निर्माल्य रख दिया। तब सुयोग पाकर मैं बोला, मां, दोष यदि किसी का है तो वह एकमात्र मेरा है। उनके चेहरे की ओर देखा तो वही करुण दृष्टि। तब उन्हें बैठाकर मैं नीचे गया और शरत महाराज से समुचित बंदोबस्त करने को कहकर पुनः ऊपर आया। नीचे ललित अर्थात ललित मोहन चट्टोपाध्याय और उनकी गाड़ी को देखा। लगभग आधे घंटे बाद ललित तैयार होकर ऊपर आया और दो लोग मृतदेह को नीचे उतार ले गए। मां खूब रोने लगी। ललित से सूचना पाकर प्रसन्न मामा भी आ गए। गणेंद्र नाथ भी आ गए। चारों ने चाचा की मृतदेह
शमशान में ले जाकर काशी मित्र घाट पर स्थित शमशान में ले जाकर यथारीति उनका अंतिम संस्कार किया। प्रसन्न मामा ने उन्हें मुखाग्नि दी। ललित और मैं जब चाचा की मृतदेह को ऊपर से नीचे उतार रहे थे, तब गोलाब माँ को शिकायत करते सुना, माँ, आशु ने शूद्र होकर भी ब्राह्मण के शव का स्पर्श किया। माँ का उत्तर कानों में पड़ा, शूद्र? क्यों? बेटा है। भक्तों की भी क्या जाति होती है गोलाब? चाचा की मृत्यु के बाद चौथे दिन चतुर्थी के उपलक्ष्य में माँ ने हम 3 लोगों, प्रसन्न मामा को अशौच के कारण छोड़ दिया गया, तीनों को भोजन कराया और एक एक वस्त्र दिया। प्रसन्न मामा ने शिमला स्ट्रीट में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर गांव से बड़ी मामी और उनकी 2 बेटियों नलिनी तथा माकू और नलिनी के पति अर्थात दामाद प्रथम को लाकर उसमें रखा था। पहले हम प्रथम के विवाह के प्रसंग में उनके नाम का उल्लेख कर चुके हैं। इस बार वे ससुराल में आकर बीमार पड़ गए। खबर मिलने पर मां के आदेश से मैं उन्हें देखने गया। बीमारी सामान्य न थी, खांसी के साथ सदा बुखार रहता था। शरत महाराज तथा मास्टर महाशय की सलाह पर 2 विख्यात डॉक्टरों को बुलाना निश्चित हुआ। वे दोनों आपस में सलाह करके एक साथ चिकित्सा करेंगे। डॉक्टरों के आने के 2 घंटे पूर्व शिमला स्ट्रीट से होकर प्रसन्न मामा के घर की ओर जाते समय एक मकान के बाहर एक साइन बोर्ड पर लिखे एक डॉक्टर के नाम पर दृष्टि पड़ी। नाम देखकर याद आया, इनसे तो मेरा बचपन का परिचय है। उस समय भी यथेष्ट समय रहने के कारण मैं भीतर बैठक खाने में गया और उन युवक डॉक्टर से भेंट की। उन्होंने मेरा स्वागत करके बैठाया। इसके बाद मैंने देखा कि उनके हाथ में एक सिरिंज है और वे स्वयं ही इंजेक्शन ले रहे हैं। इस पर मैंने पूछा, आपको कोई बीमारी है क्या? उत्तर की प्रतीक्षा करने को कहकर वे नंगे बदन एक तकिए का सहारा लेकर चुपचाप बैठ गए। लगा कुछ सोच रहे हैं। सहसा तेजी से तकिया फेंककर वे मेरे पास आ बैठे और अस्फुट स्वर में बोले, हाँ कहूंगा, सब कहूंगा, नहीं तो आप इस समय आते क्यों? आपको बताना ही पड़ेगा। मानो और कुछ भी कहने जा रहे थे, फिर चुप हो गए। मुझे लगा कि इंजेक्शन लेने के बाद शायद उनको मस्तिष्क विकार हो रहा है। फिर मानो स्थिर होकर बोले, तुम मेरे मित्र हो, हितैषी हो, नहीं तो इस समय आते ही क्यों? मैंने सोचा है कि तुम्हें सब बताना होगा। यह सुनकर मुझे लगा इनकी कुछ गोपनीय बात है जिसे वे बताना चाहते हैं और वह बात शुरू होने पर समाप्त होने में देर लग सकती है और जिस काम से निकला हूं उसमें अब विलंब करना उचित नहीं है और प्रतीक्षा करना अनुचित समझकर मैंने उनसे कहा, आपकी बातें मैं लौटकर सुनूंगा। पास में ही एक बड़ा आवश्यक काम है, उसे निपटाने के बाद आकर सुनूंगा। चर्चा भी होगी। मुझे तत्काल जाना होगा। मुझे क्या और कहाँ काम है आदि पूछने के बाद वे तत्काल हम लोगों के साथ उस मकान की ओर चल पड़े। मैं रास्ते में बोला, परंतु आपकी फीस में नहीं दे सकूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं तो स्वयं जा रहा हूं। उस समय तक दोनों पूर्वोक्त डॉक्टर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने रोगी की विशेष रूप से परीक्षा की और यह कहकर चले गए कि दोनों चिकित्सकों के आने पर इन्हें भी बुला लिया जाए। यथा समय दोनों डॉक्टरों के आने पर मैं अपने नए मित्र को भी बुला लाया। ये मित्र उन डॉक्टरों की अपेक्षा काफी जूनियर थे। वहां आकर छात्रों की भांति एक कोने में खड़े रहे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद राय दी, टाइफाइड है तो भी चिकित्सा शुरू करने से पूर्व रक्त परीक्षण उचित होगा। रक्त परीक्षण का फल आने के बाद ही चिकित्सा आरंभ होगी।
अभी तक मित्र चुप थे, अब पास आकर श्रद्धापूर्वक बोले, रक्त परीक्षण उचित है, पर साथ ही थूक की भी जांच करा लेना ठीक रहेगा। मैंने जो देखा है उससे लगता है कि डबल निमोनिया है। डॉक्टरों ने पुनः परीक्षा की और थूक का नमूना लेकर चले गए। इस बीच मास्टर महाशय वहां लगातार उपस्थित रहे। वे नए डॉक्टर को नहीं पहचानते थे। मित्र मुझे साथ लेकर अपने घर लौटे। रोगी के बारे में पहले बोले, यदि मेरा निदान ठीक हो और यदि मुझसे चिकित्सा कराना चाहते हो तो बताइए, मैं इलाज करूंगा। मुझे कुछ देना नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं, जैसा कहूंगा ठीक वैसे ही करना होगा। इन गांव के अशिक्षितों पर सेवा भार सौंपने से काम नहीं चलेगा। तुम यदि सेवा करो तो मैं तैयार हूं। इतने बड़े डॉक्टरों के समक्ष मित्र की निर्भय स्पष्टवादिता देखकर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उपजी, और यदि वे सत्य सिद्ध हुए तो मन ही मन चिकित्सा शास्त्र में उनकी कुशलता के प्रति प्रशंसा का भाव जागा। चाय लाकर मित्र ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों चाय पान के साथ साथ बातें करने लगे। उन्होंने भूमिका बांधते हुए कहा, मैं स्वयं नहीं जानता कि तुम्हें क्यों ये सब बातें बता रहा हूं। आज तक किसी को नहीं बताया, पर निश्चय किया है कि तुम्हें ही बताऊंगा और तुम्हें भी सुनना होगा। इसके बाद वे कहने लगे, तुमने मुझे इंजेक्शन लेते हुए देखा है, जानते हो वह क्या था? मॉर्फिन था। मैंने शराब पीना शुरू किया है, अफीम खाना शुरू किया है, और अब मॉर्फिन। मैं एक मिनट भी बिना नशे के रहना नहीं चाहता, हमेशा नशे में डूबा रहना चाहता हूं। मित्र उठे और दराज खोलकर मुझे शराब की बोतल और अफीम की गोलियां भी दिखाईं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? उत्तर मिला, कर रहा हूं, इतना जानना ही काफी है। मैंने कहा, यह तो आत्मघात है भाई, तुम तो स्वयं ही जानकार हो। मित्र, हां, मैं समझता हूं और जानबूझकर ही कर रहा हूं। मुझे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं है, इसीलिए इसे समाप्त कर रहा हूं। उनकी ममस्पर्शी बातों से मैं इतना अभिभूत हो गया कि स्वयं को रोक नहीं सका और उठकर उन्हें आलिंगन में जकड़कर अनुनय पूर्वक बोला, बोलो भाई, मुझे अपना जानकर कहो, तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण इस हद तक आ पहुंचे हो? मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तो भी मुझे एक ऐसी चीज ज्ञात है जिसकी शरण लेने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सारी ज्वाला शांत हो जाती है और हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मुझे बिठाकर उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए। पता चला कि उनकी पत्नी की कृतघ्नता ही इस सर्वनाश का मूल है। मित्र से विदा लेकर मैं मेडिकल कॉलेज गया और वहां से रक्त तथा थूक की रिपोर्ट ले आया। देखकर वे बोले, मेरा अनुमान ठीक ही निकला, अब जैसी आप लोगों की इच्छा। मैं उनसे विदा लेकर चल पड़ा। लौटकर मां से रोगी तथा मित्र के बारे में आद्योपांत वर्णन करने पर उन्होंने मित्र को ही प्रमथ की चिकित्सा का भार देने को कहा और अगले दिन से ही उनकी चिकित्सा शुरू हो गई। वे केवल चिकित्सा करके ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु तब तक अपने दवा खाने से दवाइयां भी देते रहे जब तक कि रोगी पूर्ण तौर से ठीक नहीं हो गया। लगभग सारे दिन मुझे रोगी की सेवा में रहना पड़ता। केवल दोपहर में 2 घंटे के लिए मित्र मुझे अपने बैठक खाने में ले जाते। इस प्रकार मिलने जुलने से हमारे बीच प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हो गई और इसके फलस्वरूप वे जिन घातक दवाओं का सेवन करते थे उन्हें एक एक करके त्यागते हुए अपने हृदय को उन्होंने स्वच्छ कांच की भांति निर्मल कर डाला। मां प्रतिदिन उनके बारे में खोज खबर लिया करती थी, लेकिन मित्र अब तक
माँ के बारे में विशेष कुछ नहीं जान सके थे, उन्हें बताया भी नहीं गया था। माँ बीच बीच में प्रमथ को देखने जाती थीं। वे धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। उन्होंने उपलों पर पकाया हुआ भात खाना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन मास्टर महाशय माँ को अपने झामापुकुर के मकान पर ले गए। उस दिन मास्टर महाशय के घर पर इस उपलक्ष्य में एक छोटा मोटा उत्सव जैसा हुआ था। माँ के साथ उनकी भक्त महिलाएं और प्रायः हम सभी लोग गए थे। माँ वहां पूजा में बैठी थीं। भोग में अभी देर थी। यह देखकर मैं मित्र के घर गया। उन्हें तत्काल साथ चलने को कहने पर वे उस समय पहने हुए वस्त्रों में ही घर से चल दिए। उन्होंने सोचा था कि शायद प्रमथ को कुछ हुआ है, अतः बिना कुर्ता पहने ही धोती के छोर से शरीर को लपेटकर चल दिए। लेकिन दूसरे रास्ते पर चलते देखकर पूछा, कहाँ जाना होगा भाई? उत्तर मिला, दीक्षा लेनी है तो चलो, इससे हर प्रकार से कल्याण होगा। वे बोले, मैंने तो खा लिया है। मैंने कहा, माँ जो कहेंगी वही होगा। मित्र बोले, तो मुझे माँ के पास ले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, उनके श्री चरण ही वह दुर्लभ चीज है जिसका मैंने पहले दिन तुम्हारे समक्ष उल्लेख किया था। मित्र निरुत्तर होकर चले। मास्टर महाशय के घर पहुंचकर उन्हें नीचे बैठाकर मैंने ऊपर जाकर देखा, माँ की पूजा हो चुकी है, तो भी वे पूजा के आसन पर बैठी हुई थीं। मित्र के आने की बात बताने पर उन्होंने उन्हें ऊपर लाने को कहा। तभी माँ की शिष्य मंडली में शामिल हो जाने से मित्र का मुखमंडल एक स्वर्गीय सुषमा से खिल उठा। स्पष्ट रूप से देखने में आया कि उनके नेत्रों में अब पूर्ववत कालिमा ना रही। उसकी जगह अब उनके दोनों नेत्र एक अलौकिक ज्योति से भासमान हो उठे हैं। इस समय उन्हें देख दर्शक के मन में स्वतः ही यह श्रुतिवाणी ध्वनित हो उठती, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मास्टर महाशय के बहुत आग्रह करने पर वे हम लोगों के साथ भोजन करने बैठे। सर्वप्रथम गोलाप माँ उन्हें माँ का प्रसाद दे गई। मैंने देखा मित्र ने उसे भक्ति पूर्वक ग्रहण किया। भोजन के बाद वे अपने अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर माँ के बाग बाजार लौटने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। माँ के गाड़ी में सवार होते समय मित्र ने उनकी चरण धूलि ली। माँ उन्हें बाग बाजार आने को कह गई। बाद में मैंने हमेशा देखा कि माँ मित्र को देखकर जरा भी संकोच नहीं करती थीं। हम लोगों के समान ही मित्र के साथ भी निसंकोच भाव से आचरण करती थीं। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मित्र की दीक्षा के पूर्व तक उनसे जो भी बातें होती थीं, सब माँ की अनुमति से ही होती थीं। मित्रवर, तुम्हारे बारे में लिखते लिखते आज अनेक बातें याद आ रही हैं। अब तुम आनंद धाम के निवासी हो। आज याद आ रहा है कि 1906-1907 ईस्वी में जब तुम्हें पता चला कि मैं पूर्वी बंगाल के अकाल राहत कार्य में व्यस्त हूं, तो तुमने अपनी आजीविका की अवहेलना करके अपने बड़ा बाजार अंचल में द्वार द्वार घूमकर 1000 से भी अधिक रुपए और वस्त्र एकत्र करके भेजे थे। आज याद आ रही है भानु बुआ के नेत्रों में ज्योति लौटाने की। याद आ रही है राम में विश्वास पर शल्य क्रिया करके उनके प्राण लौटाने की। और याद आ रही है जयराम बाटी के बड़े तालाब में दोनों के कुछ दिन साथ साथ तैरने की। आज याद आ रही है उस घटना की जब हम दोनों माँ के पास बैठे एक साथ भोजन कर रहे थे।
उस समय तुम ब्राह्मण हो और मैं शूद्र कहकर जाति भेद की हंसी उड़ाते हुए मेरे पत्तल से अन्न छीन लिया था और उसे देखकर माँ ने कहा था, तुम दोनों मानो सगे भाई हो। उत्तर में तुमने कहा था, यह ठीक ही तो है माँ, हम दोनों आपकी संतान हैं, यह बड़ा है, मैं छोटा हूं, आदि आदि। और भी न जाने कितनी बातें आज याद आ रही हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि भगनी निवेदिता के स्कूल की गाड़ी मिलते ही हम माँ को घुमाने ले जाया करते थे। एक बार काली कृष्ण महाराज अर्थात स्वामी विरजानंद जी को माँ का फोटो खिंचवाने की इच्छा होने पर उन्हीं के खर्च तथा व्यवस्था से उसी गाड़ी में मैंने माँ को वॉन डाइक कंपनी के चौरंगी स्थित स्टूडियो में ले जाकर उनका फोटो खिंचवाया था। ललित मोहन चट्टोपाध्याय कांगुड़गाछी योगोद्यान के भक्त थे। घटनाक्रम से हमारे साथ बातचीत होने से बीच बीच में माँ के घर आया करते थे। उनके वहां आने का एक अन्य कारण भी था। बोसपाड़ा लेन में ही उनकी सास भी रहती थी। ललित ऑफिस जाते समय कभी कभी अपनी पत्नी को वहां छोड़ जाते और रात को ऑफिस से लौटते समय साथ ले जाते। इस उद्देश्य से बोसपाड़ा आने पर वे माँ के घर भी आते। ललित की सास योगिन माँ के गंगा स्नान की संगनी थी। इसी प्रकार माँ के बोसपाड़ा के घर में उनके चाचा की मृत्यु के समय ललित भी उपस्थित थे। उस दिन शमशान घाट पर मेरे साथ कई घंटे बातचीत के बाद उनका माँ के घर आवागमन बढ़ गया और वे मेरे मित्र बन गए। धीरे धीरे घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि दीक्षा के निमित्त माँ को छुतारपाड़ा लेन में अपने घर ले गए और वहां एक छोटे मोटे उत्सव का आयोजन कर डाला। मास्टर महाशय, डॉक्टर कांचीलाल आदि हम कई लोगों को भी निमंत्रण मिला था। माँ के साथ गोलाब माँ, योगिन माँ आदि कई भक्त महिलाएं भी गई थीं। हम लोगों ने वहां पहुंचकर देखा कि मास्टर महाशय वहां पहले से ही बैठे हुए हैं। मित्र डॉक्टर कांजीलाल बाद में आए। महासमारोह के बाद ठाकुर की पूजा और भोग राग आदि होने के बाद मित्र ललित ने पत्नी के साथ दीक्षा ली। उसी दिन से वे मां और मठ की सेवा में समर्पित हो गए। मैंने देखा मां भी ललित और डॉक्टर कांजीलाल को देखकर बड़ी प्रसन्न होती थीं। उन दोनों पर उनका बड़ा स्नेह था। एक बार ललित सहसा जयराम बाटी जा पहुंचे। जो 3 दिन उन्होंने वहां बिताए, उस दौरान मां हमेशा इस बात को लेकर व्यस्त रहीं कि उन्हें कहां बिठाएं, क्या खिलाएं आदि आदि। जब वे लौटे तो मां ने कुछ दूर तक जाकर उन्हें विदा किया था। एक बार ललित बड़े गंभीर रूप से बीमार पड़े। डॉक्टर कांजीलाल, डॉक्टर सर्वाधिकारी आदि बड़े बड़े डॉक्टरों से चिकित्सा कराई गई। मां प्रतिदिन सेवक को उन्हें देखने भेजती। रोगी की अवस्था संकटापन्न होने पर मां ने सेवक के हाथ में निर्माल्य देते हुए कहा, निर्माल्य उसके सिरहाने रख देना और कहना कि वह वैद्य की दवा कराएं, स्वस्थ हो जाएगा। मैं रोज ठाकुर को तुलसी देती हूं। और ललित सचमुच ही वैद्य की चिकित्सा से ठीक हो गए। कोलकाता में ग्रामोफोन नया नया ही आया था। ललित ने उसे कई बार लाकर मां को सुनाया था। कीर्तनिया पन्ना रानी का कीर्तन मां को बड़ा अच्छा लगा था। मां को कीर्तन अच्छा लगने के कारण बाद में मैंने भी अपने मित्र किरण चंद्र दत्त के घर से ग्रामोफोन लाकर कई दिनों तक मां को सुनाया था। आशा है श्री आशुतोष मित्र जी के ये संस्मरण हमको अवश्य ही अच्छे लगेंगे और इनको सुनकर हम कुछ ना कुछ
प्रेरणा व आनंद अवश्य पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर।